अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। और हमेशा ही आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सी न्यूज़ की डिटेल्स हमें पता चलती हैं। तो सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया दोबारा। और आपसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश की पीएम आई इंडिया और उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या-क्या हो रहा है? ट्रेड की बात भी सुनी जा रही है। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी न्यूज़ आती जा रही है। तो कैसा लग रहा है आपको उनका विज़िट? और ज़ाहिर है कि चाइना को लेकर भी इसमें कोई ना कोई एंगल बनता होगा। हर जगह चाइना आ जाता है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। चाहे आप किसी कंट्री की बात करें वहाँ पे चाइना का रोल जो है वो ज़रूर होता है। तो इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं चाइना को? देखिए आजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि देखिए जो चाइना है वो प्रेडेटर का काम करता है, उसकी नज़र हर एक पे है। अगर आप ये माइक पॉम्पियो साहब का बयान देखिए, उन्होंने एक बार कोट अनकोट बयान दिया था, इट डज़न्ट मैटर कि आर यू अ फ्रंटलाइन स्टेट व्हेन इट कम्स टू सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, अगर आपकी यू आर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ फ्रंटलाइन स्टेट टू देम। ऐसा नहीं कि आपकी बाउंड्री मिलती है तो तभी आप फ्रंटलाइन स्टेट बनते हो, आप कोई भी कंट्री हो, यू आर अ फ्रंटलाइन स्टेट टू देम। वही जो हमेशा मैं कहता हूँ, ज़र ज़मीन और ज़ोरों पे उसकी हर जगह नज़र है। और चाइना लोन फॉर लैंड की स्कीम चलाता है, आप लोन लो, वो आपकी ज़मीन लेगा वापस, उसे पैसे नहीं चाहिए। तो अब देखिए चाइना के रडार पे है बांग्लादेश, ये ज़ाहिर-सी बात है। और आपको याद होगा कोविड से पहले शी जिनपिंग वहाँ गए थे। यहाँ 2-4 चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्टेंट समझेंगे। देखिए शी जिनपिंग वहाँ गए थे, उन्होंने उनको बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट माँगा था, जो उनका कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो इंडिया को घेरने का जो हिसाब-किताब वो कर रहे थे। हमने डायमंड ऑफ नेकलेस बनाया, नेकलेस ऑफ डायमंड, उसको हमने तोड़ दिया, उसे बेटर कर दिया। बट वो गए थे वो पोर्ट माँगने। अब शेख हसीना जी ने वो पोर्ट तो मना कर दिया, पहले हाँ बोला, फिर अंत में मना कर दिया। और पीछे आपने देखा होगा 5-6 महीने पहले एकदम हमें चिटागोंग पोर्ट दे दिया। चिटागोंग पोर्ट से पहले हम अपने आसाम जो स्टेट है, वहाँ से हम एक रोड बनाया, हमने रेलिंग बनाया, ताकि वो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, उससे चिटागोंग का एक्सेस मिले। चिटागोंग से वो सीधा-सीधा समुंदर से बाहर निकलते हैं, राइट? और वो जो हमारा, और उससे क्या होता है, जो हमारा नहीं तो आना पड़ता था घूम के आसाम से, वो जो चिकन नेक है, उससे घूम के आना पड़ता था कलकत्ता। तो टाइम ज़्यादा लगता था, डिपेंडेंस ज़्यादा थी। और अब टाइम डिपेंडेंस कम हो गई है, जैसे वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहाँ फिशरीज़ है, वहाँ बैम्बू है, वहाँ और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बनते हैं, उनको ये वाले जो साइड के मार्केट्स हैं, को एक्सेस मिलता है थ्रू चिटागोंग। और बांग्लादेश को दे मेक मनी आउट ऑफ इट बाय गिविंग अस द पोर्ट। और मैं आपको ये भी बता दूँ, चिटागोंग पोर्ट में अभी हमारे को नेवल एक्सेस भी हमें मिला हुआ है। वी कैन आल्सो डॉक आवर नेवल एसेट्स देयर। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा चाइना को। इनफैक्ट मैंने आपको या आपके या किसी और चैनल पे तब भी बताया था कि चिटागोंग पे कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मानिए अब चाइना को। अब बांग्लादेश, आरजू जी, इज एट अ कस्प ऑफ टाइम। यहाँ दुनिया में हर इकोनॉमी अब 3 जगह पे खड़ी है। आपको अलाइन करना है तो अमेरिका के साथ या इंडिया के साथ या चाइना के साथ। ये 3 ऑप्शंस हर एक के पास है। एशिया से शुरू होगा, और मैंने आपको जैसे आपके शो पे पहले भी बोला था, ये एशिया से शुरू होगा तो एक बार इस पूरी दुनिया में जाएगा। ये 3 बड़े पावर है जहाँ आपको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप देखिए पाकिस्तान ने अलाइन कर लिया चाइना के साथ। श्रीलंका ने कर लिया, नतीजा आपके सामने है। मालदीव्स ने चाइना को भगा दिया। जो मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट है, जो प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट है, वो तो जेल में है। जो करंट प्रेसिडेंट है, उसने चाइना को भगा दिया। अब आप देखिए नेपाल थोड़ा इधर-उधर है, पर नेपाल की अब जो नई रेजिम है वो हमारे कंट्रोल में आ रही है धीरे-धीरे। भूटान इज़ प्रो इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहाँ दिक्कत थी वो थी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का आज़ू जी समझिए 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारे साथ, पहली बात। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। दूसरी बात, ये बॉर्डर कई बार लेक्स पे चलता है, कई बार रिवर्स पे चलता है, फ्लोटिंग बॉर्डर कहते हैं। एक ही कंट्री जहाँ हमारे पास फ्लोटिंग बॉर्डर भी है बांग्लादेश के साथ है। हुँ, और मोदी जी के आने के बाद कोई बॉर्डर डिस्प्यूट बना नहीं, जो भी आगे हुँ, पीछे करना था कर दिया। बांग्लादेश में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। बहुत से चाइनीज़ फंडेड हैं, ये भी एक समस्या है। बांग्लादेश में हमारे यहाँ करीब 2 करोड़ लोग आए हुए हैं इंडिया में, जिनको पहले कुछ पॉलिटिकल डिजाइन के अंडर किसी रेजिम से इंडिया लाया गया अपने वोट बैंक और वोट की परिस्थिति को बदलने के लिए। वोट बैंक हम कहते हैं, ये सारे मुसलमान लोग हैं। अब बांग्लादेश में आप देखिए कैटल स्मगलिंग की भी समस्या है। तो अगर हम देखें तो बांग्लादेश और हमारा कल्चरल टाइज तो है। मैं बोलूंगा हाँ जी, कल्चर एक है, वो भी बंगाली, यहाँ भी बंगाली बोली जाती है। पर एक डिवीजन भी हुआ था, उसका एक रिलीजियस लाइंस पे डिवीजन हुआ था। हमने उनको लिबरेट कराया, हाँ बिल्कुल लिबरेट कराया, खुलेआम लिबरेट कराया, सबको दिखाते हुए बताते हुए लिबरेट कराया। अभी उनका पीछे 50th इंडिपेंडेंस थे, और हमारे रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर थे।
अब शेख मुजीबुर रहमान साहब को कौन नहीं जानता, और शेख हसीना जी तो खुद यहाँ इंडिया में रही काफ़ी साल। उनकी मदर और उनको बचाने वाला एक हिंदू कर्नल था, जो अब भी यहाँ आती, तो शायद कर्नल साहब शायद अब भी है, उनसे मिलती है। ही सेव्ड हिज मदर एंड शेख हसीना जी, एंड वो इन दिल्ली में रही है काफ़ी साल तक। अब दिल्ली में इंसिडेंटली वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी जाएँगी, फिर अजमेर शरीफ भी जाएँगी, ये भी उनके एजेंडा पे है। तो निज़ामुद्दीन शरीफ तो यहाँ रहती थी, तो काफ़ी जाती थी। ये है बैकग्राउंड। अब देखिए, अब ये दौरा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये हमारे बैकग्राउंड से। एक और पेन पॉइंट है, एक बांग्लादेश में आ रहा है, एक और पेन पॉइंट है आरज़ू जी, वहाँ हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। लेटेस्ट सेंसस आया 1 महीने पहले, जितनी हिंदुओं की आबादी घटी, उतनी ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी, एग्ज़ैक्टली। जितना यहाँ घटता, उतना वहाँ बढ़ता, तो वहाँ फ़ोर्स्ड कन्वर्जन की भी समस्या चल रही है, ठीक है? आपने भी देखा, अभी मैं देखता हूँ ट्वीट करती रहती है, पिछली दुर्गा पूजा से 1 डेढ़ साल पहले क्या हुआ, सिस्टमैटिकली वहाँ हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के पंडाल तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, कुछ भी करके। अभी नया एक मॉडल चला वहाँ पे, मैंने कई बार देखा, आपने भी ट्वीट किया ऐसे, जब बांग्लादेश में घटनाएँ घटती है। पहले एक हिंदू फैमिली की दुकान लूटी जाती है, फिर उसका घर जलाया जाता है, फिर मंदिर लूटा जाता है, और ये हर 2-3 हफ्ते बाद आपको एक घटना मिलेगी। कम से कम अगर मैं 1 साल, डेढ़ साल की बात करूँ, तो मैं करीब नेशनल टीवी पे 12 डिबेट्स पे बैठ चुका होगा, जहाँ ये घटना हो रही है। अब इसको करा कौन रहा है? इसको करा रहा जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी कौन है? अपोज़िशन ऑफ शेख हसीना, खालिदा ज़िया। खालिदा ज़िया जी की पार्टी तो जमात-ए-इस्लामी का पॉलिटिकल आर्म है, पॉलिटिकल आर्म है। अब जमात-ए-इस्लामी को पैसा कौन दे रहा है? आईएसआई, पाकिस्तान से पैसा होता है, और आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार ये पैसा चाइना से भी आ रहा है। अब आप पूछेंगे, आप चाइना का नाम क्यों ऐसे घसीट रहे हैं? क्यों घसीट रहे हैं? ये सवाल बनेगा, हमारे दर्शक भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, जमात-ए-इस्लामी में एकदम अचानक एक्टिविटी बढ़ गई है। पाकिस्तान का पैसा गिर रहा है। पाकिस्तान के पास उतना पैसा है नहीं लगाने को, पर जमात-ए-इस्लामी की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक जो रेड का, और जिसे हम कहते हैं रेड जहाज, जहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आर फंडेड बाय रेड्स टू डू ऑल दिस। क्योंकि जमात-ए-इस्लामी में जो पैसा एकदम बढ़ रहा है, जमात-ए-इस्लामी की जो अटैक करने की क्षमता बांग्लादेश में बढ़ गई, शेख हसीना दीदी के होते हुए कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और ये बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक्स हो रहे हैं हर जगह। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके पास पैसा आ रहा है, कहीं न कहीं सशक्तिकरण आ रहा है। अब आप पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स ये है आरज़ू जी, कि वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शेख हसीना की इंडिया से टाई अप खराब हो जाए। हिंदू को हिट करोगे, इंडिया में आक्रोश आएगा। इंडिया में आक्रोश आएगा, इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो अगेंस्ट होगी, तो जो कॉपरेशन चल रहा है हम दोनों के बीच, वो रुक जाएगा। कॉपरेशन रुक जाएगा, तो शेख हसीना विल लूज़ ग्राउंड, विल लूज़ फेस। दैट विल पेव द वे फॉर खालिदा ज़िया टू कम इंटू द पावर। तो खालिदा ज़िया की पार्टी को लाने वाले जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का हैंड है, चाइना का पैसा अभी आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। आईएसआई का रोल है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये हमने पीछे भी बात की थी, मतलब हमारे नेशनल टीवी पे भी आज बात हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में एक और एंगल आ जाता है आरज़ू जी। अब आप बात करें, अगर बांग्लादेश की डेट की बात करें, $4 बिलियन का डेट है चाइना से, 6% डेट है, जबकि कम है। और आपने ये भी देखा क्या था, चाइना का 10% डेट श्रीलंका को डुबा गया। केवल 10% डेट था चाइना का, हमने बात की थी। यहाँ 6% डेट है, बट ज़्यादा नहीं है, 4 बिलियन है। अब बांग्लादेश के खुद फाइनेंस मिनिस्टर पीछे स्टेटमेंट देते कि चाइनाज़ डेट्स आर अनसस्टेनेबल। गलवान के बाद लोगों को पता लगा चाइना बुलाता है, पीछे से छुरा मारता है, और श्रीलंका के बाद पता लगा वो तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहा, तुम्हारी जमीन लेके ही मानेगा, उसका लोन फॉर लैंड स्कीम चला रहा। तो गलवान और कोलंबो में जो हुआ, तो उसने चाइना की पूरी पोल पट्टी खोल दी। और बाय द वे, जो शिप डॉक हुआ था, ये राजपक्षे जाते थे, 3 घंटे पहले साइन कर गया था। और मैंने आपको हमेशा बोला, श्रीलंका को बेचने वाले राजपक्षे परिवार है। अब ये खैर प्रूव भी हो गया। यूएसएड ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि भाई जो डेट है चाइना का, वो डुबा गया श्रीलंका को। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, यूएस की भी रिपोर्ट यही है। अब यहाँ पे बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश हैज टू टेक अ कॉल। आप इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे? तो उन्होंने जो डिसाइड किया, ये जो दौरा आप देख रहे हैं 4 दिन का, इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देखिए 7 एमओयू साइन हुए, 5 बड़े प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। और 4 दिन के लिए अगर किसी देश की प्रधानमंत्री यहाँ आती, तो ऐसा नहीं वो खाली बैठी, उनके पास कोई काम नहीं। अगर वो यहाँ आ रही है, तो सबसे पहले मिर्च लग रही होगी बीजिंग में, सबसे ज़्यादा शंघाई में उनको बहुत खाने में ना उनके पेपर बहुत डल गया होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा कि ये गेम हाथ से निकल गया। देखिए, सीधी-सीधी चाइना की नज़र है बांग्लादेश पे, उस पे आप डिनाई नहीं कर सकते। बांग्लादेश के रडार, चाइना के रडार पे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर साहिबा यहाँ आती है, हमसे ये एग्रीमेंट करती है, तो चाइना को मिर्च तो लग रही है। चाइना चाहता है कि तुम हमसे उधार लो और उसी में फिर डूब जाओ, और हम फिर अपना गेम खेलेंगे। हमने बांग्लादेश को कभी उधार नहीं दिया, बांग्लादेश की हमेशा मदद की। लिबरेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, आज बांग्लादेश का एशिया का में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कौन है? इंडिया, राइट। म्यूचुअल ट्रेड हमारा $10 बिलियन का आज के डेट पे, ठीक है जी। और
अगर आप बांग्लादेश के ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें आरजू जी, बांग्लादेश आईएमएफ को लिख चुका बेल आउट के लिए। बांग्लादेश की इकोनॉमी स्टेबल, स्टेबल से न्यूज़ थोड़ा नीचे बोलूँगा, इट्स नॉट स्टेबल, थोड़ी दिक्कत है। और बांग्लादेश की अगर आप फ्लैगशिप इंडस्ट्री देखें, वो है कॉटन गारमेंट्स बनाना, ठीक है? आप हैरान होगी जान के, ये करीब 30-35 बिलियन डॉलर का धंधा है। सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, कॉटन की चादरें, बेडशीट, ये बना के यूएस, और मार्केट कौन सा मार्केट है? यूएस। हाँ, अब आरजू जी इसमें पेज का 98% रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन कहाँ से जाता है आरजू जी? 98% हाँ, रॉ मटेरियल कॉटन इंडिया से जाता है। सही। अगर वो हम वो कॉटन बंद कर दे, बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री रुक जाती है। और बांग्लादेश की अगर हाँ, इंडस्ट्री रुक जाती है, शेख हसीना वीक हो जाती है। शेख हसीना वीक हो जाएगी, खालिदा जिया एक्टिव आएगी, वो चाइना का कर्जा लेंगे और कहानी शुरू होगी। अब दीदी भी इधर-उधर घूम रही थी, शेख हसीना दीदी, भाई क्या करना है, क्या नहीं करना। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, भाई मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ आती उन्होंने ब्रॉड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की, जिसमें हम बात करें 7 एमओयूज की। 7 एमओयू स्पेस में है, ये रेलवेज में है, जुडिशरी में है, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी में है, या आपकी जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में, रेलवे में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, स्पेस टेक्नोलॉजी और कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात है। अब अदानी साहब वहाँ $2 बिलियन का प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें $1.6 बिलियन तो अदानी जी लगा रहे हैं। हम वहाँ उनको प्लांट दे रहे हैं, उनके रेलवे अफसरों को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके जुडिशियल स्टाफ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ रेलवे का हम व्हाट वी आर एनहांसिंग देयर स्टैचर। और आपको याद ही होगा, इंडिया ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था सार्क कंट्रीज के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने विलिंगली मना किया था, हम नहीं आना चाहते। और हमने फ्री में ट्रांसपोंडर दिए, बांग्लादेश को भी ट्रांसपोंडर दिए। बांग्लादेश ने जबकि अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया, तो इसरो से कॉर्पोरेशन ने सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद, सैटेलाइट में आरजू जी क्या होता है, ट्रांसपोंडर होते हैं, इनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, गार्ड बैंड्स लगाने होते हैं ताकि फ्रीक्वेंसीज इंटरवीन ना करें। इन गार्ड बैंड्स को कैसे लाया जाए, हाउ टू ऑप्टिमाइज सैटेलाइट। फिर सैटेलाइट कॉम्स, कॉम्स ऑन द मूव, मिलिट्री कॉम्स, एक एक्सपैंड फ्रीक्वेंसीज होती है, एक एक्सपैंड फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको कैसे यूज किया जाए। और इसरो की रेटिंग अभी नंबर 4 है दुनिया में, विजिबल लॉन्च है सेटकॉम्स। सेटकॉम्स इंडिया में बहुत एडवांस्ड है। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स इज द 4th बिगेस्ट एमपीएलएस नेटवर्क इन द वर्ल्ड विजिबल सेटकॉम्स। तो हमारे पास काफी सारी एक्सपर्टीज है। अब न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर की बात होगी केवल न्यूक्लियर मेडिसिन में और न्यूक्लियर पावर, ये भी एक विकल्प हमारे पास है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो एक बहुत बड़ा, मतलब ना, एक आप 5-7 जो मतलब 7 और 5 11 टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हो, 11 हाथों से एक दूसरे को जोड़ रहे हो। अब ये इकोनॉमिक ट्रेड कहाँ जाएगा? ये जो 10 बिलियन का ट्रेड है आरजू जी, अगर ईश्वर की कृपा रही, सब ठीक रहा, तो ये 40 बिलियन जाएगा। अब बांग्लादेश का दूसरा साइड देख लीजिए, बांग्लादेश का यूएस के साथ ट्रेड है 8 बिलियन का, 9 बिलियन। 8 बिलियन ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, ट्रेड सरप्लस, फेवरेबल ट्रेड। और यही आप चाइना में जाइए, चाइना में दे आर लूजिंग $8 बिलियन टू चाइना, ट्रेड डेफिसिट है। आपको ये होगा, पीछे चाइना एक चाल भी चला था, जी जिनपिंग करीब 1 साल पहले, कोविड के प्राइम में, बोला ऐसा करता हूँ, जो बांग्लादेश से जितना भी एक्सपोर्ट होगा ना चाइना को, मैं ड्यूटी फ्री कर देता हूँ 95% आइटम है। आप देखिए, अरे बहुत बढ़िया यार। और अगर आप उसके डिटेल जो देखिए, मैं तो डिटेल में जाता हूँ, मैं तो हर चीज में, आप जाते हैं डिटेल में देखता हूँ जी। क्या है क्या। जब मैं इसके डिटेल में गया, अगर बांग्लादेश हाथ पैर भी मान लिया, उसको 100% ड्यूटी वेवर भी दे दो, ये ट्रेड 1 से 1.5 बिलियन आएगा, तब भी 7.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहेगा बांग्लादेश के पास। तो चाइना ने बांग्लादेश को एक तो पहले वहां से फंसाया, फिर पोर्ट मांग के फंसाने की कोशिश की, पोर्ट में श्रीलंका वाला हाल होगा, पैसे नहीं दे पाए, हम लेंगे, फिर आया लोन ले लो। पर ये जो तीनों सारी चीजें हैं, तो बांग्लादेश समझ गया, जो इंडिया और यूएस वाला अलायंस है, यहाँ मेरा ट्रेड में भी फायदा, यहाँ मेरा लोन में भी फायदा, यहाँ कॉपरेशन में भी फायदा, और हर छोटी कंट्री को एक बड़ी कंट्री की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी जोड़नी पड़ेगी। आज नेपाल का फ्लोट है, फुल फ्लोट है, वहाँ इंडियन रुपया भी चलता है, आपको पता है, नेपाल में नेपाली रुपया भी चलता है, इंडियन रुपया भी चलता है, इसलिए नेपाल इज फ्लोटिंग। तो ये जो मैंने आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताए, ये है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हिंदुओं की पॉपुलेशन, प्रॉब्लम है हिंदुओं का गिरता इकोनॉमिक स्टेटस, जहां यहाँ आक्रोश है। प्रॉब्लम है बांग्लादेश ने बीआरआई साइन किया, पर अब उसमें पेज क्या है, जब तक आपके यहाँ सीपेक नहीं बनेगा, तो बांग्लादेश का बीआरआई साइन करना ना करना एक बराबर। सीपेक नहीं बनेगा, बीआरआई नहीं बनेगा। बीआरआई को चलाने के लिए सीपेक का चलना जरूरी है। आप जानते 3-3 साल से सीपेक पे काम बंद है। और सुना अभी जो बारिश वारिश आ गई, वो जितनी सड़कें वड़कें चीनियों ने बनाई थी, वो तो बारिश ले गई अपने साथ। तो अब बांग्लादेश श्रीलंका के वे ना जाए, बांग्लादेश का तिब्बत ना हो, बांग्लादेश का ये इनर मंगोलिया ना हो, जहाँ मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा उग्रों का। बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू कम इंडिया। तभी दीदी यहाँ 4 दिन के लिए आई और बहुत एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट करी। और एक स्टेटमेंट आया था मोदी जी का, दीदी का, उसमें एक शेख हसीना जी ये कहती है कि we have decided to increase our cooperation looking at the world after pandemic and current geopolitical situations. दो इसमें important है, geopolitical situation और after pandemic.
दुनिया बदल गई, इसलिए हमने ये किया। तो आई वुड से टुडे इंडिया हैज इस इंडिया बांग्लादेश इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडियन कैंप, नॉट चाइनीज कैंप। इंडिया से ट्रेड बढ़ा रहा, कॉपरेशन बढ़ा रही है, और हमारा भी इंटरेस्ट है कि हम उनको थोड़ा सशक्त करें। हाँ, ये दो मसले, BRI वाला मसला, हिंदुओं की पॉपुलेशन वाला डेफिनेटली मसला, और हमें ये भी पता है इसमें पीछे कौन कौन खिलाड़ी है, कौन कौन इसमें रोल निभा रहे हैं। और चाइना को बिल्कुल मिर्ची लग रही, चाइना परेशान होगा और तकलीफ हो रही। और ये जो लोग हमारे यहाँ काफी सज्जन ये कहते हैं, यार अंबानी अदानी, आज अदानी जी वहां पे $1.6 बिलियन लगा रहे। $1.6 बिलियन आरओजी करीब से 1200 करोड़। जो आदमी 1200 करोड़ लगा रहा है, पूरा रिस्क है, 1200 करोड़ से ज्यादा का पूरा रिस्क है, पर वो आदमी लगा रहा है। अब जब कल वो पैसे कमाएगा तो यहाँ बोले अरे ये तो बड़े अमीर बन गए, ये तो ये है, ये तो वो है। पर इनमें ये कैपेबिलिटी भी, ये सलाहियत भी है इन द नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के लिए। अब हमन टोटा में पोर्ट बनाना अदानी जी बनाएंगे, बांग्लादेश में प्लांट लगाना तो अदानी जी प्लांट लगाएंगे। पैसा किसका लगेगा? अदानी का लगेगा ना। ये चीज कोई नहीं देखता जब ये इनकी नेटवर्थ बदलती। और वैसे भी अब वो शायद जब बेजोस से थोड़ा ही पीछे, मतलब $6-7 बिलियन से वो जब बेजोस से पीछे, ही विल सून बी द सेकंड रिचेस्ट मैन आफ्टर एलॉन मस्क। तो ये सब भी चीजें हो रही है। तो ये एक पूरा एनालिसिस था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, चाइना के साथ रिलेशन एंगल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप चाइना के फोल्ड में चले गए, जो आपने एक कल्चरल रेवोल्यूशन के तहत अपनी आइडेंटिटी के कारण आपने अलग देश मांगा, ठीक है, यू आर द ओनली इस्लामिक बट सेकुलर कंट्री, पूरे इस्लामिक मुल्कों में एक सेकुलर कंट्री बांग्लादेश, आपने देश मांगा। पर जिस दिन चाइना आ गया, 10 साल में ना इस्लाम बचेगा, ना बंगाली कल्चर बचेगा, ना बंगाली आइडेंटिटी बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नया ही कुछ नए हाइब्रिड निकल जाएगा। तो लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर सुमित जी, जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश में, आपने अभी खुद भी जिक्र किया, मैं भी कई ट्वीट्स कर चुकी हूँ जब भी सामने आती हैं, कि वहां पर भी जो है वो हिंदू जो है वो इतने ज्यादा महफूज नहीं है। वहां पर भी जो है मंदिर वगैरह को तोड़ा जा रहा है या इस किस्म की बातें की जा रही है। तो आपके ख्याल से ये भी डिस्कस किया गया होगा उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ? ठीक, मेरा देखिए इसके बारे में कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं, पर ये एक हमारे एक नेशनल सेंटिमेंट का विषय है, एक नेशनल इशू। और जितना खुलकर हम मीडिया पे बात करते हैं, इस पे प्राइम टाइम को डिस्कस करते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये जरूर किया होगा। पर हमें इसमें देखिए आजू जी, गेम क्या है? गेम ये है कि हिंदुओं को यूज करो शेख हसीना को वीक करने के लिए। शेख हसीना जैसे वीक होगी, इंडिया से रिलेशन कटा, इंडिया से रिलेशन कटा, चाइना अंदर घुसा, और आपके पास फिर 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे दिक्कत आएगी, क्योंकि चाइना के गुस्से में आपके 4000 का किलोमीटर का बॉर्डर एक्टिव हो जाएगा। तो LOC तो है ही, फिर ये बांग्लादेश वाला साइड भी हो जाएगा। अगर आप देखें म्यांमार में हमारे बॉर्डर के पास चाइना ने अराकान आर्मी रखी है। अराकान आर्मी इज 100% फंडेड मलेशिया बाय चाइना। 10,000 का मलेशिया लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट वेपन है, इंक्लूडिंग एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है उनके पास। म्यांमार की स्पेशल फोर्स अराकान आर्मी को नहीं निकाल पाई। तो हम ये फियास्को नहीं चाहते बांग्लादेश में, और बांग्लादेश भी अपनी आइडेंटिटी बनाने रखना चाहता है, अपना कल्चर बना के रखना चाहता है। देखिए हमारी उनकी जरजमी जोरों पे नजर तो है नहीं, लैंड लेडीज पे और लेजिटिमेसी पे हमारी नजर है नहीं। बांग्लादेश ये समझता है, दीदी ये समझती है, इसीलिए वो इंडिया के फोल्ड आई। जबकि बांग्लादेश इज अगेन इस्लामिक कंट्री, मालदीव्स इज इस्लामिक कंट्री, और सऊदी अरबिया इज इस्लामिक कंट्री, ईरान इस्लामिक कंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक धारणा बनाई जाती भाई ये एक हिंदू गवर्नमेंट है, एंटी मुस्लिम है, ये है वो। बट आप देखिए यहाँ पे भी एक पावरफुल डिप्लोमेसी, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिप्लोमेसी इज एबल टू डिलीवर इन द म्यूचुअल इंटरेस्ट। मैंने आपको सारे पैरामीटर बताए, टेक्निकल, इकोनॉमिकल पैरामीटर सारे बताए, और तब ये एक फैसला हुआ गया। इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स व्हिच बीजिंग विल नॉट लाइक। बीजिंग कोशिश अब भी करेगा कि इस पे कोई पेच फंसाए, कहीं कुछ फंसाए, पर अभी तक $4 बिलियन का जो कर्जा है बांग्लादेश वापस दे सकता, कोई बड़ी बात नहीं होगा तो हम मदद कर देंगे, कुछ कर देंगे। बट वी वुड नॉट वांट बांग्लादेश टू गो द श्रीलंका वे, बिकॉज दैट विल ब्रिंग ट्रबल इन आवर नेबरहुड। 4000 किलोमीटर। जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें सुमित जी लास्ट में बॉलीवुड की, और वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहता है आजकल। अजीब सी बात है वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पहले ड्रग्स का हुआ, उसके बाद कई दूसरी चीजें हुई, फिर करीना कपूर ने कुछ कह दिया, फिर आमिर खान ने कुछ कह दिया, और अब बारी है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। उनकी मूवी भी जो है उसको कहा जा रहा है जी बैन कर दें, इसको बाइकआउट कर दें, बाइकआउट कर दें और ना देखें। ये चल क्या रहा है आखिर, मतलब हुआ क्या है? सिर्फ ये बोल देने से कि मेरी मूवी ना देखो, मत आओ, इस बात को इतना मतलब बुरा लगा सबको?
देखिए आरजू जी, जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में ना कुछ भी जो आपको ऊपर दिखता होता नहीं, कहीं अंडर करंट्स नीचे चल रही होती जो दिखती नहीं। अब यहाँ अंडर करंट कहाँ चलती है? यहाँ अंडर करंट चलती है, जो मेरा एनालिसिस है, ये शुरू होता सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर था, डेथ था, पता नहीं कुछ तो था, जो भी था। तो अब वहां से एक लोगों में आक्रोशित गुस्सा आया। ये कोविड का टाइम था, लोग घर पे थे, कह रहा है यार ये अच्छा एक छोटे शहर का आया हुआ लड़का, काफी पॉजिटिव लड़का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसको खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। ऐसे कई एक्टर है जिनको खत्म कर दिया गया धीरे 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 धीरे। अब यहाँ क्या हुआ कि एक नेपोटिज्म, मतलब कि भाई भतीजावाद, हाँ, इस आई भाई अंडरस्टैंड। उसका भतीजा, ये चलता रहा कि ये एक्टर है, इसका बेटा भी एक्टर है, मैं मेरा दादा एक्टर था, मेरा परपोता भी एक्टर ही बनेगा और तुम्हारा एक्टर बनेगा, और तुम इसको इसकी पिक्चर देखो और इसे 100 करोड़ रुपए की फीस दोगे। यहाँ फीस 100 150 करोड़ तक एक्टर लेने लगे हैं। तो अब ये जो लोगों का आक्रोश है, भाई ठीक है आप पैसा कमाइए, कोई आपत्ति नहीं, अगर किसी में टैलेंट है, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का है, गांव का है, देहात का छोटा बच्चा है, बच्ची है, अगर उसमें टैलेंट है आप उसको रोक नहीं सकते ना। अगर आपका पूरा सिस्टम यंत्र तंत्र जुड़ जाता उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो लोगों में गुस्सा आया। और उस पर जब इनको पैसे मिले, इनको प्यार मिला, इनमें एरोगेंस आ गई कि भाई हमारी पिक्चर नहीं देखनी, मत देखो, वी डोंट वांट टू सी दिस। अब आप देखने, आपने वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो जो आमिर खान साहब के बयान आए थे, वो सत्यमेव जयंती में मजाक बना रहे, चलो उस पर तो हम बात कर चुके हैं। अब ये रणबीर कपूर साहब की एक रॉक स्टार की मूवी थी, उससे पहले कहता है आई एम अ बीफ गाय, आई एम अ बीफ ईटर। अगर आप बीफ गाय या बीफ ईटर हैं, तो फिर आप महाकाल के मंदिर क्या करने जा रहे हैं? हिंदुओं में कहा जाता है, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, पशुपति नाथ है, सब पशु पक्षियों के वो मालिक है। और हिंदुइज्म में आरजू जी मैं आपको बताऊं बहुत सख्त धारणा है, अगर आप बीफ खाते तो उसकी माफी कहीं नहीं है, इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता, सिर्फ भगवान शंकर आपको इसकी माफी कर सकते हैं। तो अगर आपको, और अगर आप बीफ ईटर, तो आप महाकाल के मंदिर क्या करने जा रहे हैं? चलिए जा रहे हो तो पहले अपना फेसबुक पे वीडियो क्यों लगा रहे हैं, भाई हम महाकाल के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। आप चुपचाप जाइए, दर्शन करके आइए। तो वहां कुछ राइट विंग वाले लोग पहुंच गए, हमारे बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, उन्होंने हंगामा कि भाई अगर तू कहता मैं बीफ ईटर हूँ, मैं बीफ ही खाता, तू फिर मंदिर क्या करने आ रहा है? मतलब जब तुम्हें एक दिन कन्वीनियंट होता तुम बीफ ईटर बन जाते हो, एक दिन पिक्चर आ रही तो अब तुम महाकाल के भक्त बन जाते हो। दोनों में से एक करो ना, तो आपका ये जो, देखिए पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम मंदिर जाए, ये समझ आता। हमारे एक बड़े जबरदस्त पॉलिटिशियन है, वो चुनावी हिंदू बनते हैं, तब वो त्रिगुण लगाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगाते हैं, नाम आपको भी पता, मुझे भी पता, अभी उनका विषय नहीं है। तो उन्हें कहते हैं चुनावी हिंदू। वो कहते हैं मैं दत्तात्रेय कोल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, सब सब कहते हैं। अभी चलिए कोई बात नहीं, अब वो तो चलो पॉलिटिशियन, लोग समझते हैं इलेक्शन है, ये है वो है। अब तो बॉलीवुड के एक्टर हो यार, ये आप पॉलिटिशियन बनने वाला, ये पॉलिटिशियन, आधे पॉलिटिशियन का चोगा क्यों पहनते? तो पॉलिटिशियन बनना तो कुर्ता पहनो, उतारो मैदान में, हमने रोका आपको? आपको बॉलीवुड की लाइफ भी चाहिए, आपको बॉलीवुड का फेम भी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स भी करनी है, आपको पैसा भी कमाना। आज आप बीफ गाय हैं और कल आप महाकाल के भक्त, और आपकी श्रीमती जी, हमारी बहन, ये क्या है, सोनिया, क्या नाम है उनका, आलिया भट्ट जी, वो कहती है कि भाई मेरी पिक्चर अगर मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी पिक्चर मत आनी, मत देखो। उनके पिताजी के कुछ विवादास्पद बयान है महेश भट्ट साहब के। तो ये सब चीजें जो थी, देखिए आरजू जी पब्लिक लाइफ में अगर लाखों करोड़ों लोग आपकी पिक्चर देखेंगे तब आपकी पिक्चर चलेगी, 410 करोड़ का खर्चा है। अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो जिससे लोगों की इमोशन हर्ट होती है, जिस लोग का दिल टूटता है, और आपकी इंडस्ट्री की कमर टूट रही है, आपको इससे बचना चाहिए। आप और हम ऐसे बयान दे सकते हैं क्या? हम तो उनके सामने कहीं खड़े नहीं होते, बट आप और हम ऐसा बयान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो पब्लिक लाइफ में अगर आपको अथॉरिटी मिलती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको हर चीज देखभाल के सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? हमारी बातें लाखों करोड़ों लोग देते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी है आरजू जी। वो बोल तो कुछ, वो तो आपको बोल नहीं पाएंगे ना, कोई आपको नहीं बोलेगा बीफ खाओ मत खाओ, बट हाँ उनके हाथ में ये है, अगर वो चाहेंगे वो पिक्चर नहीं देखने जाएंगे। भाई आपका वो गुलाम नहीं है ना, जो जो आपका पिक्चर देख रहा है वो आपका जरखेज गुलाम है क्या? उर्दू में शायद जरखेज कहते हैं। आपने मोल दिया हुआ गुलाम है क्या? उसकी पिक्चर आई, मैं देख के जाऊं, अपने पैसे भी लगाऊं, टाइम भी लगाऊं, तुम्हें और अमीर बनाओ, और तुम मेरी भावनाओं का ठेस पहुंचाओ। तो ये इनको समझना चाहिए। और ये जो होते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, उनको आरजू जी ये समझ नहीं आती। जो जो स्ट्रगल करके ऊपर आता है, जिस जो जीरो से ऊपर जाता, तो उसे समझ आता। जो पैदाइशी बहुत बड़े घराने में, भाई मेरा दादा भी एक्टर था, मेरा बाप भी एक्टर, मेरी माँ भी एक्टर, मैं भी एक्टर, तो मानो न मान, कहते ना, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तो अब एक रियलिटी चेक आ रहा है, तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। आप पब्लिक लाइफ में है, देखिए अब मैं तो नहीं ना ये कह सकता हूँ पिक्चर देखो, ना ये कह सकता हूँ पिक्चर बाइकआउट करो, लोग की मर्जी है। अगर लोग की मर्जी की पिक्चर बाइकआउट करनी, कोई करेगी, लोग की मर्जी की पिक्चर
देखना चाहेंगे देखेंगे, आपके और हमारे कहने डिस्कस करने से कुछ ही नहीं होगा, या किसी की बाइकआउट कॉल से कुछ नहीं होगा। ये आपका दिल का फैसला है, जो उस इंडिविजुअल को ठीक लगेगा, जो उस हमारे भाई-बहन को ठीक लगेगा, वो वाला डिसीजन लेगी। आपके और हमारे कहने से क्या होगा? हमारे कहने से थोड़ी ना दुनिया चलती है। ये इसका सार है एक्चुअली, दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल। आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई ज़ाहिर है पब्लिक फिगर है, लोग उसे जानते हैं, चाहे थोड़ा-सा ही जानते हो या ज़्यादा जानते हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, और आप इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, जिससे किसी को दुःख हो या किसी को अच्छा ना लगे। लेकिन बस समटाइम्स लोग करते हैं कि वो पता नहीं अपने मूड में होते हैं या कि क्या सोच के कुछ भी बोल देते हैं। मेरे ख्याल थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।